सुनिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी पे आप आए वो सुनिए। अभी आपको कांग्रेस की कलई खोल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय से लेकर मंडल तक महिलाओं का आरक्षण सुनना, पहले पूरी बात सुनिए। मैंने पूछा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा महिला भारतीय जनता पार्टी का? सुनिए, जिस दिन आवश्यकता लगेगी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे। आप अगर चाहें तो आप बिना से आरक्षण लागू कर सकते हैं। उनके तर्क सुन रहे हैं। महिलाओं का अध्यक्ष तो महिला ही रहेगी भाई साहब, पुरुष थोड़ी बन जाएंगे। महिला अध्यक्ष अरे हम भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ये नगर मंडल में आरक्षित पद है। आपसे ये आप मुझे ये बताइए, आपने किसको पदाधिकारी बनाया नगर में? एक पदाधिकारी, आपका नाम बताए ना। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। आप राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं। नहीं। आप तो पहले मंडल पे तो बात कर लो यार भाई। एक सेकंड नहीं, आप अगर राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति का पौधा ऊपर से चलता है, ऊपर से ही करना पड़ेगा ना आपको। हो रहा है ना। अगर आपको आप में क्षमता है, आप यहाँ से कर दीजिए। हम सब सर्वमति से कर रहे पा रहे। तो क्या कोविड के बाद चुनाव होना रुक गए? क्या कोविड के बाद कांग्रेसियों पे FIR होना रुक गई? क्या कोविड के बाद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को जेल जाना बंद हो गया? केवल परिसीमन नहीं करा पाए आप कोविड के बाद। आपके घर में रहकर भी जो दुनिया को बदल देती है वो औरत ही है जो इतिहास भी लिख देती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे MP एक्सप्रेस पर आज का हमारा यह एक खास डिबेट कार्यक्रम, जिसका विषय ही महिलाओं पर है। आपको पता होगा कि बीते दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर चर्चा हुई लोकसभा में, और चर्चा के बाद यह बिल गिर गया। हम आपको बता दें कि इसके बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230। लेकिन आंकड़ों के दृष्टिकोण से 52-54 वोटों की इसमें कमी रही, क्योंकि 2/3 मत 352 होते हैं जो लोकसभा के टोटल सदस्य। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि लोकसभा में जो पहला विधेयक गिर गया है, इसको लेकर पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है। कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक लाइव टेलीकास्ट दिया, जिसमें उन्होंने बात की। राहुल गांधी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। नगर पालिकाओं से लेकर नगर पंचायतों से लेकर सभी स्तर पर अपने अपने स्तर पर लोग बात कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना हम भी टुडे MP एक्सप्रेस पर इस विषय में बात करें। तो आज हमारे बीच यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष भाई राजेंद्र उपाध्याय जी, एक बार फिर आपके सामने, और इसके साथ ही बीना के युवा नेता और ब्लॉक कांग्रेस शहर के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर पटना। धन्यवाद। निश्चित रूप से आप शहर की जनता, आप सभी इन दोनों चेहरों को भली भांति जानते हैं। हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय में एक संक्षिप्त सी जानकारी आपको दे देते हैं। यह बिल 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था, और इसकी राष्ट्रपति से भी इसकी मंजूरी मिली थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन असली विवाद इसको लागू करने में यहाँ हुआ है कि जो डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, यानी कि जनगणना और परिसीमन भी इस बार इस बिल में शामिल कर दिए गए थे, और शर्त रखी गई थी कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिलाओं के आरक्षण को मान्य किया जाएगा। और यही कारण रहा विपक्षी दलों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि विपक्षी दलों में वास्तव में है कौन। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल कांग्रेस। विपक्षी दलों में कांग्रेस के 95 से 100 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के लगभग 35 से 40 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के लगभग 25 से 30 सांसद हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कनगम DMK के लगभग 20 से 25 सांसद हैं, शिवसेना UBT के लगभग 8 से 10 सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल RJD के लगभग 4 से 6 सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के लगभग 2 से 3 सांसद हैं, वाम दलों के कुल मिलाकर 5 से 8 सांसद हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर इंडी गठबंधन में 220 से 240 सांसद हैं, और इन सभी सांसदों ने इस बिल को गिरा दिया है। यह बिल पास नहीं होने दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस और अन्य जो उनके घटित दल हैं, वो नहीं चाहते कि महिला को आरक्षण मिले, महिलाएं आगे बढ़े। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि इस बिल में कुछ खामियां थी, जिनके चलते इस बिल को गिराया गया है, इस बिल को पास नहीं किया गया।
हम आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले हम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर ज्यादा गंभीर बनी हुई है, लगातार उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले उपाध्याय जी से जानना चाहेंगे। उपाध्याय जी, सबसे पहले सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा होता है कि महिला आरक्षण बिल अगर लोकसभा में गिर गया तो क्या यह सरकार की राजनीतिक विफलता मानी जाए? देखिए भाई साहब, मूल विषय तो ये है कि महिला आरक्षण बिल की आवश्यकता क्यों। हमारे सनातन धर्म से लेकर हर स्थान पर मातृशक्ति बराबर की हकदार है। मातृशक्ति का स्थान पुरुषों के समकक्ष है। हम पूजा पाठ से लेकर, अगर जैन धर्म की भी हम बात करें तो गर्भ कल्याणक से लेकर पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र और इंद्राणी, हर यज्ञ में बिना माताओं के, बिना पत्नी के बैठना हिंदू धर्म के यज्ञ में अनुचित है। तो बराबर का हक जो है हमारे सनातन धर्म में, भारत देश के अंदर माताओं को धार्मिक कार्यों में मिला हुआ है। परंतु महिलाओं को जो प्रतिशत, जैसे आज हम पंचायतों में 50% का आरक्षण महिलाओं को, मातृशक्ति को दिए हैं, नगर पालिका में हम 50% का आरक्षण दिए हैं, तो जब नगर पालिका और पंचायत में उनको 50% आरक्षण हम दे सकते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं? क्या केवल परिवार के जो संपन्न है उनके ही परिवार की महिलाएं केवल विधायक और सांसद चुन के जाएंगी? सामान्य महिलाओं को अधिकार नहीं है? तो उनके इस अधिकार की, चूंकि सामान्य व्यक्ति या सामान्य महिला बड़े परिवार की महिलाओं के समकक्ष, उनके कंपटीशन में उतने प्रतिशत अपना प्रभाव और क्षमता के साथ वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकती। इसलिए आरक्षण के माध्यम से उनके लिए सीट, जैसे हम बात करें पंचायतों में आरक्षण के पहले आप बताइए कितने प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आज आरक्षण हमने दिया तो 50% महिलाएं, चूंकि आरक्षित है इसलिए जरूरी है वो आएंगी। तो 33% आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट पहले कांग्रेस भी लेकर आई, 2010 में कांग्रेस ने ये विधेयक लाया और राज्यसभा में इस विधेयक को पास किया। लेकिन क्या कारण रहे, अनुराग भाई हमारे बड़े समझदार हैं, वो बताएंगे क्या कारण रहे कि कांग्रेस ने वो राज्यसभा के बाद वो उसको लोकसभा में पेश नहीं करा पाए, उनके घटक दलों में समन्वय नहीं हुआ, क्या हुआ? तो महिला आरक्षण के प्रति 2010 में कांग्रेस ने भी प्रयास किया, परंतु भाजपा ने जब स्पष्ट नीति के साथ 2023 में ये बिल पास करवाया तो इस बिल के साथ सारे दल थे। लेकिन चूंकि कोविड आने के कारण जनगणना समय पर नहीं हो पाई, इसके कारण वो बिल लागू नहीं हो पाया। तो अब जब कोविड का समय समाप्त हुआ तो हमने ये प्रयास किया कि परिसीमन के साथ इस बिल को लेकर आए, जिससे कि आपने प्रयास किया परिसीमन, लेकिन सरकार की तो राजनीतिक विफलता है ना, बिल पास नहीं करा पाई। सरकार का काम होता है बिल पास करना, नहीं। इसमें जो मानसिकता कांग्रेस की, इसमें जो मानसिकता टीएमसी की, इसमें जो मानसिकता शिवसेना की, इसमें जो मानसिकता डीएमके की है, वो वास्तव में ईमानदारी से महिलाओं के पक्ष में है ही नहीं। अगर महिलाओं, अनुराग भाई, राजन भाई कह रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में आपकी पार्टी नहीं है, आपके घटक दल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि आप भी महिला आरक्षण के समर्थक हैं, तो फिर बिल को गिरने से रोकने के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, पहली चीज तो मुझे बहुत हैरानी और दुख भी है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भाई बैठे हैं और बहुत ईमानदार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद पर आकर वह भी झूठ बोलने लगे। 2023 का जो ये बिल पास हुआ था उसमें माननीय मोदी जी ने जब ये बिल सदन में लाए तो पूरी 452 सदस्यों ने इसको सर्वसम्मति से पास कराया और राज्यसभा में ये निर्विरोध बिल पास हुआ। लेकिन उस बिल में सरकार द्वारा ये बताया गया था कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। पर जब कल ये बिल फिर से सदन में लाया गया, दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से देश को झूठ फैलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है। राजपत्र जारी हो चुका है कि महिला आरक्षण बिल लागू है।
मैं झूठ बोल सकता हूँ, गूगल झूठ बोल सकते हैं, पर राजपत्र पे तो सबको विश्वास करना पड़ेगा। आप ही की सरकार के कानून मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2026 को राजपत्र जारी किया है और कानून बन चुका है। तो बिल तो कहीं से कहीं तक नहीं गिरा। जो ये बिल गिरा है, ये बिल गिरा है परिसीमन संशोधन बिल, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि आप पहले जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, जब तो हमें पता चलेगा कि महिलाएं कितनी हैं। और कांग्रेस का, जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे थे, नगर पालिका और पंचायतों का, तो वो शायद बड़ा दिल रख के ये भी बता सकते थे कि पंचायतों में और नगरीय प्रशासनों में ये आरक्षण किसने लागू किया। कांग्रेस की सरकार ने नगर पालिका और पंचायतों में ये आरक्षण लागू किया। और रही बात, आप धार्मिक रूप से हमें ये बता रहे थे समानता की बात, तो आज़ादी जब हमें मिली तो कांग्रेस ने पहली समानता का काम तो ये किया कि महिला को पुरुषों के बराबर समान वोट डालने का अधिकार दिया। सिविल सर्विसेज में किसी भी भेदभाव पूर्ण रवैया खत्म करके सिविल सर्विसेज के लिए महिलाओं के लिए खोला। उसके पहले कभी भी सिविल सर्विसेज में महिलाओं के लिए महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। सरकार आई आज़ादी के बाद और हमारी पार्टी में, आपकी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में 5 महिला अध्यक्षों ने कांग्रेस का नेतृत्व किया है। अगर आपकी एक भी महिला ने बीजेपी का नेतृत्व किया हो तो आप बताइए। ये बात जायज बता। आपके आरएसएस में महिलाओं के लिए महिलाओं का आगमन ही वर्जित है। आरएसएस में अगर एक भी महिला हो तो आप बताइए। हमारे प्रत्येक कांग्रेस ने इतिहास रचा है। महिला प्रथम राष्ट्रपति महिला कांग्रेस की देन, प्रथम लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की देन, और न जाने कितनी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए दी। तो मैं एक बात आपसे स्पष्ट करता हूं, और आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है तो मैं ये जनता को भी स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया है। हमने केवल विरोध इस बात का किया है कि आप इस बिल को सही तरीके से लागू करिए। और विपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप आज ही 334 एक ही धारा पे बिल लाइए, हम अभी सर्वसम्मति से 50% आरक्षण 543 पे लागू करने तैयार है, लेकिन पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर आरक्षण। लेकिन कहीं ना कहीं अनुराग भाई लगता है कि कांग्रेस आप एक विषय है, मेरे भाई मित्र अनुराग छोटे भाई ने जैसे कहा कि 2023 का जो बिल लाए हैं उसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, फिर ये बिल परिसीमन के लिए था। हमें आप ये बात पढ़े लिखे जैसी बात करें कि संविधान आरक्षण जो 33% लोकसभाओं में देना है, क्या संविधान में संशोधन किए बिना संभव है क्या भाई साहब? संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में वो बिल लाना पड़ेगा। उसके पहले आप महिलाओं को किसकी, हम क्या राहुल गांधी जी की सीट महिला घोषित कर दें क्या? हम बताइए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे आप महिलाओं को आरक्षण देंगे? आपको 33% आरक्षण कैसे आप चिन्हित करेंगे? 543 में से आप किस सांसद की अलग करके सीट वहां महिला करेंगे? वहां एक नया विवाद शुरू होगा। फिर आप चुनाव आयोग में जाएंगे, आप कहेंगे ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को अलग करने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भारत के अतिरिक्त आप पूरे विश्व का अध्ययन करिए। अमेरिका में भाई साहब 8 लाख लोगों पर एक सांसद की व्यवस्था है। चीन में 5 लाख लोगों पर एक सांसद की व्यवस्था है। ब्रिटेन में 1,20,000 लोगों पर एक सांसद की व्यवस्था है। और भारत में भी जब 1951 में ये देश आजाद हुआ तो 7 लाख लोगों पर एक सांसद की व्यवस्था हुई। परंतु आज हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ी है, आज अनुमानित लगभग 25 लाख लोगों पर एक सांसद है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमें एक जगह 3 सांसद की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए, आज हमारी आदरणीय दीदी लता जी सागर में है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र शमशाबाद के दूर तक जाता है, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो अगर हम सीटों में जनसंख्या के हिसाब से, परिसीमन के हिसाब से, जिससे कि किसी का अहित भी ना हो, 543 सांसदों की किसी की भी सीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लगभग 200-250 सीट नई
कई सीटों का गठन करके वहां महिला आरक्षण अगर दे रहे हैं तो बताइए इसको, इससे किसी को क्या आपत्ति है? आप तो प्रसन्न होइए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर इस सीट पे एक सीट की जगह 2 सीट बनेगी तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी बढ़ेगी। क्या आप महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते क्या? आपकी हमारी बहू भी कल सांसद बन सकती है, हम बधाई देंगे अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो जिनकी जो सीट है आज रायबरेली आरक्षित है आदरणीय राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के परिवार के लिए, वहां दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। आज वायनाड आरक्षित हो गई राहुल गांधी जी के लिए, वहां दूसरा कोई। पीड़ा जो कांग्रेस की है वो असली पीड़ा आप मुझसे सुनिए, पीड़ा है सबसे बड़ी रोटेशन प्रणाली की। भारतीय जनता पार्टी जो लेकर आ रही है वो जैसा पंचायतों में रोटेशन होता है वो रोटेशन प्रणाली लेकर आ रही है। रोटेशन प्रणाली से एक सीट जो आज पुरुष के लिए आरक्षित है वो 5 साल बाद महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो इससे राजनीतिक जिनके मठ बन गए हैं उनके मठ टूटने का डर है। असली पीड़ा केवल इतनी है और इसके अतिरिक्त और कोई कष्ट नहीं है। अनुराग भाई, क्या जवाब देंगे आप? मठ बन गए हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के, वहीं से चुनाव जीतते हैं, वहीं से लड़ते हैं। अगर ऐसा होता है तो उन नेताओं की सीटें चली जाएंगी। देखिए, अगर एक सांसद के इलेक्टेड होने से अगर सरकार बन रही हो तो राहुल गांधी जी आज जीतते के आए हैं, 2-2 सीटों से जीते थे तो सरकार कांग्रेस की होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, आपने फिर एक झूठ बोला कि बीजेपी रोटेशन पद्धति लाना चाहती है। आप ही के 2023 के बिल में आप ही ने सदन में ये रखा था कि रोटेशन पद्धति हर परिसीमन के बाद। एक मिनट सुनिए, एक सेकंड, मैंने झूठ नहीं बोला। संसद में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस चीज को कोड किया, उनके भाषण को आप सुन सकते हैं। उनने कहा कि हमें इस बिल और इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोग 5 साल में जैसे तैसे करके संबंध बनाते हैं और आप अगर रोटेशन प्रणाली लाएंगे तो हम 5 साल बाद दूसरी सीट कैसे तैयार करेंगे, इसलिए हमें इस बिल पे आपत्ति है। आप उनका संबोधन मैंने रात में 1:30 बजे तक सुना है, आप सुन लेना। उस संबोधन में अगर झूठ बोला है तो आपको पता चल जाए। आज की डिबेट का होमवर्क कर रहे थे। मुख्य बात नहीं, मैं भाई से सुनता हूँ ना। मुख्य बात ये है कि आपने जो कहा तो मैं आप एक भी बयान ये निकाल दीजिए किसी भी विपक्ष के नेता का जिसने इस बिल का विरोध किया हो। पहली चीज ये है कि जब 2023 में ये बिल लाया गया पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया था। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि उस समय आपने सदन के सामने ये रखा था कि पहले परिसीमन, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप महिलाओं के हितैषी बन रहे तो आपने 15 साल के लिए आरक्षण क्यों लाया? कि आपको केवल 15 साल के लिए महिलाओं को सशक्त करना था? आपको अगर ये बिल लाना था, कांग्रेस ने 1993 में नगर पालिकाओं में, त्रिस्तरीय पंचायतों में ये बिल लागू किया। उन्होंने कोई समय सीमा तो लागू नहीं की थी, आज भी वो 30-40 साल बाद लागू है। और साथ में उन्होंने परिसीमन के साथ, आरक्षण के साथ साथ SC/ST कोटा भी बनाए थे। तो अगर विपक्ष कह रहा है कि आप इस बिल में OBC की जनगणना कराइए, SC/ST की जनगणना कराइए, फिर उस हिसाब से उनको कोटा भी दीजिए, तो क्या कांग्रेस ने गलत कहा? और दूसरी बात, जब आपने ये बिल रखा, कल जब आपने ये बिल रखा है तो आप उसमें भी ये स्पष्ट कर दे कि आप इसको किस तरीके से लागू करते। आपने उसमें परिसीमन का उल्लेख नहीं किया, आपने उसमें जनगणना का उल्लेख नहीं किया। और भाई साहब, हंसी की बात देखिए, आज जब पूरा देश, और मोदी जी देश को डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी सदन से देश को शर्मसार करने वाली बात करें कि हम 1 घंटा दीजिए फोटो कॉपी कराने। जहां शायद आपने देखी हो सदन की व्यवस्था, हर एक सदस्य के सामने एक लैपटॉप, एक टैब रखा है। आप 1 सेकंड लगेगा, आप डिजिटली पेश कर दीजिए परिसीमन उसमें लिखने। केवल भावनाओं से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। कभी जाति के नाम पे देश को बांटेंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। अब उनने देखा कि 400 का दावा करने वाली पार्टी थी, बैसाखियों पर आ गई है, तो अब उनने सोचा कि अब क्या खेलें कार्ड। उन्होंने कहा महिलाओं के साथ भावनाओं से खेला जाए। जब 2023 में बिल लागू हो गया, राजपत्र आ गया, कानून बन गया, आप ही के कानून मंत्रालय से राजपत्र घोषित हुआ, फिर वही का वही बिल लाने का क्या मतलब? नहीं, अनुराग भाई, एक चीज समझ नहीं है, राजनीतिक विरोध जो है मुद्दे की राजनीति में होना चाहिए। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करके सरकार को घेरने का तो प्रयास किया, लेकिन महिलाओं का समर्थन देने की बात अभी तक आपने भी नहीं की, आपकी कांग्रेस की पार्टी के लोग। कि महिलाओं को आप लोगों ने कब कितना क्या समर्थन किया? आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था। जब ये इलेक्शन हुआ था वहां पे हमने 33% महिलाओं को टिकट दिए उत्तर प्रदेश में।
सबसे ज़्यादा हमने टिकट दिए। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी हमने तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दिए। और एक जगह नहीं, हमने हर उस पद पे महिलाओं को सुशोभित किया है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ही पुरुष प्रधानता की। हमने, आप अगर गूगल करिए, इतिहास करिए कि कब किस महिला को प्रथम बार किस पद पे पहुंचा है, तो आपको उसको कांग्रेस ही मिलेगी। और आप गूगल करके मुझे केवल इतना बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया होगा। आपकी सरकारें रही हैं, अगर एक कानून आप गूगल से निकाल के बता दीजिए। आपने केवल तीसरी मंजिल पे चौथी मंजिल बनाने का काम किया है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने का काम हमने किया। इस देश को इतने बड़े भूखंड में नक्शे हमने बनाए, रोडों का नक्शा हमने बनाया। उस रोड के नक्शों पे आप डामरीकरण कर दें तो उसमें आपकी रोड की आपकी वो थोड़ी हो जाएगी वाहवाही। नरेंद्र भाई, अनुराग भाई ने जो बोला है, आप उसका उत्तर देना। इसके पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यह जो बिल था, ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लाया गया था या वास्तव में लागू? देखिए, अभी केंद्र सरकार की कोई चुनाव नहीं थे। अभी केंद्र सरकार को कोई इससे राजनीतिक लाभ लेने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भरी संसद में कहा कि आप लोग इस बिल में सहमति दें, हम आपका विज्ञापन लगाकर पूरी जगह प्रचारित करेंगे कि आपके कारण ये बिल लाया है, श्रेय हम आपको देते हैं, हमें श्रेय की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मातृशक्ति को जो अधिकार देना है वो हम दे रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं जिस बात पर आना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि हमने आरक्षण दिया, आपने जब आरक्षण दिया, पंचायत में दिया, नगर पालिका में दिया, वो इसलिए दिया कि आपके जो बड़े परिवार हैं उनको पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ने, उनको जो चुनाव लड़ने वो लोकसभा और विधानसभाओं के लड़ने। आपने उन लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण क्यों नहीं दिया 70 साल में? आपका ही तो राज रहा, 400 सीटें आई, आप चाहते तो महिला शक्ति को वो आरक्षण दे सकते थे। आपकी प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी भी महिला थी, वो चाहती तो महिलाओं को उनका अधिकार दे सकती थी। दूसरी बात, एक योजना आप बताइए जो आपने महिलाओं के कल्याण में लागू करी हो। भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसी सैकड़ों योजना इज्जत घर बना के दिया, जिनसे माताओं के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया। आज आप देखिए, उज्ज्वला के कनेक्शन आपको हर घर में मिल जाएंगे। आज उनको रसोई चूल्हे के धुएं से आजादी किसने दिलाई? भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आज उनके खाते में, उनके पूरे खाते खुले और डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से जा रहा है। आज उनके खाते में लाडली बहना का सीधा पैसा जा रहा है, कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। ये इतने सारे काम, एक कांग्रेस की योजना आप मुझे बताइए जो ये गर्व के साथ कह सके कि हमने महिलाओं के जीवन में कोई अमूलचूल परिवर्तन के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेके आ रही थी तो शुद्ध ईमानदारी का प्रयास था कि हम महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं थी। ये तो कांग्रेस का बेईमान चेहरा है जिसने इस बिल की भ्रूण हत्या की, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पहले शामिल हो गए और बाद में जब ये लागू की प्रक्रिया आई तो सबने सहमति दी भाई साहब, लेकिन क्या इसीलिए कि बिल पास ना हो? नहीं, हम फिर आपके माध्यम से ये जनता को बता रहे हैं कि बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। कांग्रेस ने जिसका विरोध किया है वो विरोध ये है कि आपने उसमें स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया कि ये बिल और ये आरक्षण हम परिसीमन, पहले से नहीं बताया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 2023 में जब मोदी जी ने ये बिल सदन में लाया तो उन्होंने उसमें स्पष्ट उल्लेख किया था कि हम पहले जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, उसके बाद हम महिला आरक्षण बिल लागू करें। पूरे विपक्ष ने समर्थन किया और राज्यसभा में निर्विरोध लागू हुआ। फिर वही बिल दोबारा भावनाओं से खेलने के लिए, जब बिल लागू हो चुका है, कानून बन चुका है, राजपत्र में आ चुका है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बिल महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, ये बिल परिसीमन संशोधन बिल गिरा है। और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो आपने जो कहा कि आप 1500 दे रहे हो और आपने गैसें दी हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप शहर के अलावा कभी ग्रामीण में भी जाइए और आप देखिए कि आपके उज्ज्वला योजना के कनेक्शन कितने घरों में अभी भी चल रहे हैं। आपकी सिलेंडर आज की डेट में गरीब खरीदने लायक नहीं बचा, मध्यम वर्गीय व्यक्ति सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे।
1100 रुपए का सिलेंडर गरीब खरीदेगा? आप गांव में जाइए, सर्वे कराइए, आपकी उज्ज्वला के जो सिलेंडर है अमीर और रईस घरों के यहाँ रखे हैं 2-2 सिलेंडर लेने के लिए। दूसरी बात, आपने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात करी। भाई साहब आप हमें बताइए, आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता ये है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, आप मुझे महीने की पैसे दे रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता है या निर्भरता? तो आप महिलाओं को लाडली बहना देने के विरोधी हैं? भाई साहब एक सेकंड, आप विरोध चाह रहे हैं? एक सेकंड कि इनको नहीं देना चाहिए? हम आपकी बात का उल्लेख कर रहे हैं। मैं बात केवल इतना कर रहा हूं कि कांग्रेस ने जो गरीब हमारी महिलाएं थी, मजदूर महिलाएं थी, मनरेगा जैसी योजनाओं में 50% आरक्षण दिया और हमने आत्मनिर्भर महिलाएं बनाई। दूसरी बात, हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाए महिलाओं के लिए, हमने मुद्रा योजनाएं बनाई महिलाओं के लिए, हमने स्वयं सहायता समूह बनाए महिलाओं के लिए, जिससे गरीब मध्यम वर्गीय महिलाओं का जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है, अपना परिवार चला रही है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपने जो उससे प्रश्न कहा है कि मैं नारी सम्मान का विरोध करता हूं या नहीं, मैं योजनाओं का विरोध नहीं करता, पर मैं वास्तविकता में ये जरूर कहूंगा कि आपको अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो उनको काम दीजिए, उनको ऑफिसों में बड़े बड़े पदों पे जाने का मौका दीजिए। आप जिस दिन आपकी सरकार चली जाएगी या जिस दिन आपका मन हो जाएगा आपने निर्भरता खत्म कर दी, वो फिर से 0 पे आ जाएंगे। उससे आपको देने से क्या हो गया? उनको काम दीजिए ना। आज आप बताइए कि आपके माध्यम से कितने प्राइवेट और सर्विस सेक्टरों में, सरकारी सेक्टर में महिलाओं को रोजगार मिला? केवल पैसे देने से या आपने उनको आत्मनिर्भर थोड़ी बना दिया। कल को आप बोल देंगे कि बजट जब पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, हम ये योजना बंद कर रहे हैं। आपने तो 3000 का भी बोला था, क्यों नहीं दिए आपने 3000? अभी तक आप 1500 पे क्यों रुके हो? क्योंकि आपको पता है कि देंगे तो मध्य प्रदेश का बजट गिरेगा। आप क्या चाहते हैं कि 1500 रुपए जो सरकार दे रही महिलाओं को वो नहीं दिए जाते? नहीं, मैं कांग्रेस की यही मानसिकता महिला विरोधी है जो इनके मुंह से उजागर हो रही है। कल बीना के अंदर 2 बेटियों का सम्मान हुआ। मैं 2 बेटियों ने जिन्होंने बीना का नाम रोशन किया, हिमानी ठाकुर और वैशाली रजक, दोनों बेटियों को सम्मान हुआ, नगर पालिका ने सम्मान किया, उसमें कांग्रेस का एक पार्षद नहीं गया। हमारे मित्र कह रहे हैं महिलाओं को 1500 रुपए देना मतलब गलत कर रही है भाजपा। अरे यार भाई, हद हो गया। जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको अगर हम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, उनको एक भाई के नाते हमारा कर्तव्य है, हम उनको रक्षाबंधन की कोई भेंट करना चाह रहे हैं। आपके पेट में तकलीफ हो रही है, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैं एक चीज समझ गया। क्यों भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत तरीके से झूठ बोलने की काबिलियत सिखाता है। आप सब मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं, मैंने अगर एक बार भी कहा हो, आपने कहा स्पष्ट, आप फिर भाई से साहब बताइए। मैंने अगर ये कहा हो कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं तो आप बोलिए। मैंने ये कहा है कि तो आप कहो कि फिर बहुत अच्छा काम भाजपा कर रही है। 1500 मैं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप उनको जो मंथली पेमेंट दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाइए। ये योजनाओं का पैसा आत्मनिर्भरता नहीं है, निर्भरता है। मैं बात ये कर रहा हूँ, आप फिर से मेरी बात समझिए। मैं निर्भरता की बात कर रहा हूँ। उपाध्याय जी, अभी आपने कहा कि नगर पालिका का आपने उदाहरण दिया है कि कांग्रेस के पार्षद नहीं पहुंचे, वहां भाजपा की जो महिला पार्षद है, महिला ही पार्षद नहीं पहुंची। महिलाओं का सम्मान था नगर पालिका में, बच्चियों का सम्मान था, और वहां आपकी जो केवल नगर पालिका अध्यक्ष को एक आध 2 लोगों को छोड़ दें तो महिला पार्षदों की संख्या देखिए, उसमें मैंने देखा था मधुलिका यादव जी जो सभापति हैं वो थी, मीना श्री हरिओम चौबे जी वो थी, भारती राय जी थी, और पूनम विकास राजपूत जी थी। लगभग 4-5 महिलाएं उसमें थी। कुछ चूंकि बच्चों के स्कूल और सारी चीजें होती हैं तो वो नहीं पहुंच पाई होगी, फिर भी बड़ी संख्या में सारे एल्डरमैन हमारे थे और भी सारे पुरुष पार्षद थे। तो लगभग हमारे तो सारे लोग गए थे। कांग्रेस का तो हम कह रहे जो एक सिंगल महिला पार्षद है वो भी नहीं गए। मैं आपको, उन्होंने तो सीधा बहिष्कार किया उस कार्यक्रम। नगर पालिका से उत्तर आप भी इसी शहर के हैं, बीना की जनता भी देखती है। जब आपकी पीआईसी की बैठक होती है, महिला पार्षदों के नाम पर तो पति जाते हैं, भाई जाते हैं, और एक अखबार में नहीं कई अखबारों में छपा, प्रदर्शन किए हम लोगों ने। तो सम्मान की बात केवल एक पॉइंट से नहीं हो सकती। सम्मान की बात यह है कि आप कब किन किन मुद्दों पर, किन जरूरी मुद्दों पर उनको सम्मान दे रहे हैं। जब पीआईसी की बैठक होती है तो क्या आप उनको इतना योग्य नहीं समझते कि वो फैसला ले सकती हैं? तब आप पतियों को क्यों भेजते हैं, भाइयों को क्यों भेजते हैं, पिताजियों को क्यों भेजते हैं? उनको बिठा लीजिए आप वहां पे, और अगर वो बैठती हैं तो उनके पीछे पति बैठ जाएंगे।
पीआईसी में बैठने का अधिकार पार्षदों को है, नगर पालिका अध्यक्ष को, सीएमओ बैठेगा। पति पिता पुत्र कौन, बाहर बैठा लिया आप उनको। महिलाएं फैसला लेंगी उनको वार्ड के लिए क्या फैसला करना है, वो चयनित हुई है। दूसरी बात, आपने बोला कि कांग्रेस पार्षद वहां नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब जब बीजेपी कोई भी नगर पालिका में प्रोग्राम करती है तो या तो हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय जी और हमारे जो और पार्षद हैं कभी उनको सम्मान नहीं देते, कभी उनको दर्शन दीर्घा में बैठाल देंगे, कभी उनको एक साइड बैठाल देंगे। और एक बार नहीं, बीना की जनता ने हमेशा हमारे जितने भी पत्रकार साथियों के माध्यम से ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकारी आयोजन करती है उसमें आमंत्रण तो करती है कांग्रेसियों को, लेकिन इतने असम्मान तरीके से कि उनको अपने आप में उनके स्वाभिमान को ही ठेस पहुंचेगी। और कल की आप बात अगर करो तो कल भी यही स्थिति है। जब आप बार बार हमें असम्मानित महसूस कराओगे तो हम आपके कार्यक्रमों में क्यों जाएंगे। और दूसरी बात, मेरा आपसे केवल एक बात है कि आप जब भी महिलाओं की बात करते हैं, केवल महिलाओं को आरक्षण देना महिलाओं को सशक्त बनाने का काम नहीं हो सकता। महिलाओं को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, महिलाओं को अपने फैसले लेने के अधिकार भी मिलने चाहिए। आजकल तो ये हो गया है कि आरएसएस के संस्थापक बताने लगे कि कितने बच्चे महिलाओं को पैदा करने, देश में इतनी तानाशाही होने लगी कि वो बता रहे हैं कि तीन बच्चे पैदा करो आप। अब बीजेपी के लोग बताने लगे हैं कि आपको अपने बच्चे किन किन को देने हैं, एक विश्व हिंदू परिषद को देना है, एक आरएसएस को देना है। तो क्या आपने ठेका ले लिया कि महिलाओं के बच्चों को कहाँ कहाँ देना है?